से ये सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे हैं व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, ठीक है, उसको हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो नॉलेज टिल नाउ हाउ मेनी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड इन द स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश, क्योंकि हम लोग 4-5 ही वर्ड पे सिमट कर आ जाते हैं, जैसे वे है, व्हाट है, इसी पे सिमट कर आ जाते हैं और प्रॉपर यूज नहीं जान पाते हैं कि कितने जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसका यूज होता है। तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि टोटल इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो इंग्लिश में है वो 9 होते हैं और उसी 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स पे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज टिका हुआ है। जितने भी क्वेश्चन कोई पूछता है किसी से स्पीकिंग में, चाहे जितना भी क्वेश्चन हम बनाकर लिखते हैं, वो टोटल 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं और उस 9 इंट्रोगेटिव का 1 बाय 1 यूज मैं इस पूरी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसका हु है, प्रथम है हु। और हु का यूज हम कैसे करते हैं, WHO हु। अब एक बात और ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्यों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, इस पे आज चर्चा नहीं होगी। आज केवल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स है किसी भी टेंस में, चाहे किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे यूज होता है। और सबसे पहला जो वर्ड है हमारा हु। हु का एक शाब्दिक अर्थ है, आप समझिए कि कौन होता है या किसने होता है, कौन या किसने। इसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में अलग तरह से यूज होता है। बाकी के हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका यूज प्रॉपर वे में होता है। जैसे किसी भी हु लेते हैं और हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बहुत इजी वे में और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। हु के साथ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वर्ब का कोई फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की किसी भी फॉर्म का यूज करते हैं, किसी भी फॉर्म का यूज हु के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है। उस हेल्पिंग वर्ब का जो वर्ब होता है, यानी कि जो मेन वर्ब होता है, उसके किसी भी फॉर्म का यूज करते हैं इस हेल्पिंग वर्ब पे। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब इस सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो गया, कौन आ रहा है, तो इसके साथ हम कहेंगे कि हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। यहां पे इज के साथ हम लोग वी फॉर का यूज किए। लेकिन अगर यहीं पे रहता कि कौन आया है, कौन आया है, तो कहेंगे हु हैज कम, हु हैज कम। चाहे किसने तुम्हें पुकारा है, हु हैज कॉल्ड यू। कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता था। अब देखिए हु के साथ ये जो पहला हम लोगों का है कौन और किसने, तो हु के साथ जो पहला स्ट्रक्चर बन रहा है कि हु और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है, जिसको कि हम लोग टेंस हम लोग जानते हैं कि टेंस कैसे बनता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, जिसमें हम लोग हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे जैसे ही हु आता है तो उस हु के जस्ट बाद हम लोग V5 का यूज करते हैं और V2 का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 का वर्ब का 5वां फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो जब कभी इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है, जब कभी इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है तो वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। जैसे सेंटेंस हो कि कौन अंग्रेजी, यहां
बोलता है, कौन अंग्रेजी यहाँ बोलता है। अब देखिए यहाँ पे कौन जो शब्द है, यहाँ पे कौन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे हु तो हम लिख देंगे कि हु। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे हु स्पीक। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हु स्पीक्स लिखेंगे, हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोलता है। अगर यही रहता कि कौन अंग्रेजी बोलता था, ये पास्ट इंडेफिनिट, कौन अंग्रेजी बोलता था। अगर ये हो जाए कि कौन अंग्रेजी बोलता था, तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे हु स्पोक इंग्लिश। यानी कि हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। स्पीकिंग में, राइटिंग में जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट और 10th क्लास चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये आपके एग्जाम में भी आते हैं और स्पीकिंग में भी इसका इस तरह से यूज होता है। लेकिन इसी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, अगर हम हु के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, नेगेटिव वर्ड का, तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट, उसका हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज होता है, पास्ट इंडेफिनिट डिड होता है। तो अगर कहा जाए कि कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, तब वहां पे हम यूज करेंगे हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जब इसका नेगेटिव बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में कौन अंग्रेजी नहीं बोलता था, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता था। अब यहां पे हम लोग नहीं शब्द आया है तो हु डिड नॉट का यूज करेंगे, हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पे आप स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए भी यूज करेंगे कि जैसे ही डज नॉट और डिड नॉट होता है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, इसको समझना होगा। तो इस तरह से हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं टेंस के अनुसार, अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं तो लगता है। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कौन वहां जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन यहां आएगा, हु विल कम हियर। किसने तुम्हें पुकारा, अब देखिए किसने तुम्हें पुकारा, ये पास्ट है तो हो जाएगा हु कॉल्ड यू। कौन तुम्हें पुकारता है, हु कॉल्ड यू। कौन तुम्हें नहीं पुकारता है, हु डज नॉट कॉल यू। तो हु का बस हम इस तरह से करते हैं। पहला जो हम लोग का इंट्रोगेटिव वर्ड्स है हु, जो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है, टोटल इंट्रोगेटिव वर्ड्स 9 होते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं और वो दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारा हो जाता है हुम। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा हुम, WHOM, हुम। इस हुम का यूज करेंगे और इसका हिंदी 4 होता है और ये 4 हिंदी में होता है किसे। पहले हुम का हिंदी समझिए कि किसे होता है, किसके होता है, किससे होता है और किसको। इसका 4 हिंदी। आप स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी बैच से बिलोंग करते हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये मैं तो मैं नहीं जाना हूं, लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा कि हुम का शाब्दिक अर्थ समझिए कि किसे होता है, किसके होता है, किससे होता है, किस होता है। इसके साथ हम प्रीपोजिशन का जो यूज करते हैं तो अपने से हिंदी में कहते हैं। जब इसका ठीक है, जब इसका हम यूज करते हैं हुम का, तो इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने यूज कर दिया फॉर हुम, फॉर हुम, तो जैसे ही फॉर हुम लिया तो हम जानते हैं कि फॉर का हिंदी होता है के लिए,
के लिए। तो फॉर होम का हिंदी हो जाएगा किसके लिए, इसका हिंदी हो जाएगा किसके लिए। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि विद का हिंदी साथ होता है। अगर हमने यूज कर दिया विद हुम, तो इसका हिंदी हो जाएगा किसके साथ, किसके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले हुम का हिंदी समझें कि हुम का हिंदी किसके होता है, इसके बाद उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन अगर हम लगाते हैं तो वो प्रीपोजिशन के साथ उसका हिंदी हो जाता है, जो कि हम लोगों का स्पीकिंग में यूज होता है, जिसको हम लोग राइटिंग में यूज करते हैं। जैसे तुम किसके साथ खेलते हो, तो विद हुम डू यू प्ले, किसके बारे में वह बात कर रहा है, अबाउट हुम इज ही टॉकिंग। तो हुम का जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेशन बनाने में या स्पीकिंग के लिए, तो हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हुम के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यहां पे हो, उस प्रीपोजिशन को हम लोग यहां पे लिखेंगे, उस प्रीपोजिशन को लिखेंगे और उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हुम का यूज करेंगे, और हुम के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब जो हो, वो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो टेंस के हिसाब से रहेगा, ठीक ना। जिस प्रीपोजिशन और होम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे, और वो मेन वर्ब टेंस के हिसाब से चलेगा, टेंस के हिसाब से चलेगा कि कौन सा वो टेंस है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि वह किसके साथ आया था। अब मेरा ये टेंस आया था हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस किसके साथ आया, ये साथ वर्ड हो गया कि वह किसके साथ आया था। तो लिखेंगे प्रीपोजिशन विद, प्रीपोजिशन पहले विद लिखेंगे, इसके बाद किसी का इंग्लिश लिखेंगे, और टेंस चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसका हैड हो जाएगा, विद हुम हैड, और चूंकि हैड के साथ थर्ड होता है मेन वर्ब का, तो हुम हैड, और यहाँ पे ही लिख करके कम लिखेंगे, विद हुम हैड ही कम, तो इसके साथ वह आया था। इसी तरह से अगर हमारे टेंस है, चाहे हम कुछ भी जानते हैं, तो आराम से हुम का यूज कर सकते हैं, WHO हुम। जैसे किसके बारे में वह सोच रहा था, अबाउट हुम वाज ही थिंकिंग, किसके लिए वे लोग काम कर चुके हैं, फॉर हुम हैव दे डन वर्क, किसके साथ तुम पढ़ोगे, विद हुम विल यू रीड। तो इस तरह से हम लोग हुम का यूज करते हैं। तो हमारा तीसरा इसके बाद आएगा, तीसरा जो हेल्पिंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो हमारा है व्हिच, और तीसरा व्हिच है, और व्हिच का यूज हम लोग सिलेक्शन के लिए करते हैं, व्हिच का यूज हम लोग सिलेक्शन के लिए, और हिंदी होता है किस, शाब्दिक अर्थ किस होता है, नहीं तो कौन सा और कौन सी, कौन सा और कौन सी, ये तीसरा होता है। बीच का वर्ड होता है कौन सा या कौन सी, बीच का किस, कौन सा या कौन सी। अब इसके साथ भी अगर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसके साथ हिंदी हम लोग अपने बना लेते हैं, और ये हम बनाते हैं, इसलिए याद नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कहना हो कि किस वर्ग में, किस वर्ग में, अभी हमको कहना हो कि किस वर्ग में, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किस का इंग्लिश स्विच होता है, मे का इंग्लिश इन होता है, तो पहले इन लिखे, इसके बाद लिखेंगे, और यहाँ पे वर्ब को हम लोग क्लास लिखेंगे। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं लिखने में, इन विच क्लास, किस देश में, इन विच कंट्री, किस शहर में, इन विच सिटी, किस गांव से। अगर सेंटेंस हो कि किस गांव से, हिंदी में वर्ड हो कि किस गांव से, किस गांव से, तो इस किस के लिए विच लिखेंगे, से के लिए, तो पहले हम फ्रॉम लिखेंगे, इसके बाद विच लिखेंगे, इसके बाद विलेज लिखेंगे, फ्रॉम विच विलेज। अब जैसे हु का यूज दो तरीका से था, इसका भाई यूज हम दो तरीका से करते हैं। अब समझिएगा कि विच के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और विच के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं भी होता है। तो सबसे पहले जो समझना है कि विच के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज भी होता है और नहीं भी होता है।
तो सबसे पहले ये समझिए कि विच का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जब विच जो है सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। विच के बाद तो हम नाउन लगाएंगे, यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और वो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब का। और मेन वर्ब टेंस पर निर्भर करता है, मेन वर्ब का फॉर्म जो है टेंस पर निर्भर करता है। ये मेन वर्ब टेंस यूज करता है कि जिस टेंस में उस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कौन सी किताब तुम पढ़ते हो, सेंटेंस हो गया कि कौन सी किताब तुम पढ़ते हो, कौन सी किताब तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे कौन सी किताब जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और तुम जो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि यहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन सी किताब तुम पढ़ते हो, तो लिखेंगे विच बुक डू यू रीड। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि विच बुक डू यू रीड, कौन सी किताब तुम पढ़ते हो। किस शहर में वह रहता है, इन विच सिटी डिड ही लिव। कौन सी किताब वह पढ़ रहा है, विच बुक इज ही रीडिंग। किस शहर से वह आया है, फ्रॉम विच सिटी हैज ही कम। तो विच का यूज कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन विच का एक दूसरा यूज भी है और उस विच के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। कब, जब वो विच जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे देखिएगा, समझने की कोशिश करिए और हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में विच के साथ भी। जैसे कहता है कौन सी लड़की गाना गाती है। देखिए कौन सी लड़की गाना गाती है, यहाँ पे कौन सी लड़की है, कौन सी जो लड़की है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये कौन सी लड़की एक साथ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। कौन सी लड़की है तो लिखेंगे विच गर्ल सिंग्स। यहाँ पे डज अगर लगाएंगे तो इंटर के जो स्टूडेंट हो वो समझने की कोशिश करेंगे, चाहे जो कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन दे मस्ट वॉच इट एंड केयर इट एंड बी सीरियस, बी अलर्ट हियर। कि विच गर्ल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डज, तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। अगर ऐसा आप बोलते हैं इंग्लिश में तो आपका रॉन्ग इंग्लिश है, यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश करेक्ट, दैट यू शुड मेंटेन इट। विदाउट मेंटेनिंग यू कांट स्पीक लाइक दिस। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो विच गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग होगा, कौन सी लड़की गाना गाती है। अगर यही रहता कि कौन सा लड़का वहां मंदिर जाता था, कौन सा लड़का मंदिर जाता था, कौन सा लड़का मंदिर जाता था, ये सेंटेंस है कि कौन सा लड़का मंदिर जाता था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विच बॉय वेंट टू टेम्पल। विच बॉय वेंट टू टेम्पल, कौन सा लड़का मंदिर जाता था। इस तरह से हम लोग हु, हुम और विच का यूज जाने। चौथा हम लोगों के पास जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो है हुज, और इसको आप आराम से लिखते जाइए। ठीक है, चौथा हम लोगों का है हुज, WHOSE हुज। और हुज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसका, किसकी। ध्यान दीजिएगा, हुज का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसका और किसकी। अब इसके साथ किसी भी नाउन का यूज कर सकते हैं, जैसे किसका दोस्त, तो लिखेंगे हुज
फ्रेंड, किसका दोस्त, हुज फ्रेंड। अगर लिखना हो कि किसकी किताब, तो किसकी किताब, तो लिखेंगे हुज बुक। अब यहां पे भी ध्यान देने लायक है, ये भी ध्यान देने जो बात है कि हुज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो अब जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है करेक्ट इंग्लिश के लिए। अब आप ग्रामेटिकली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप ग्रामेटिकली इंग्लिश लिखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो आप समझिए कि हुज का भी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हेल्प वर्ब का यूज होगा, नहीं भी होगा। इसका यूज देखिए आप, हुज का दो तरीका से हम लोग यूज करते हैं। हुज भी किसी भी वाक्य में दो तरीका से यूज करते हैं। पहला वर्ड यूज होगा कि हुज के बाद हम नाउन का यूज करेंगे, और वो हुज के बाद जब नाउन का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब होगा। और उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसा टेंस रहेगा, उस टेंस के अनुसार क्या करेंगे। मेन वर्ब का V1 हो, V2 है, V3 है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसा है। और टेंस कि किसका किताब, किसका किताब तुम पढ़ते हो, किसका किताब तुम पढ़ते हो। अब यहाँ पे जो किसका किताब पढ़ा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो तुम है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका किताब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और तुम जो है तो इसको लिखेंगे हुज बुक डू। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू यू रीड। किसका किताब तुम पढ़ते थे, हुज बुक डिड यू रीड। किसका किताब तुम पढ़ोगे, हुज बुक विल यू रीड। किसका किताब वे लोग पढ़ रहे हैं, हुज बुक आर दे रीडिंग। तो किसका के साथ ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी बात जो हम लोग जानेंगे किसका के साथ, उसको समझिएगा कि हुज के बाद नाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, तो वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए ये कमाल की चीज है यही, और यही चीज विच और हुज के साथ समझना है, और स्टूडेंट इसी चीज नहीं समझ पाता है। हुज और विच के साथ और हु के साथ यही चीज स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, जिसका कारण होता है कि स्टूडेंट गलती बोलता है। और यही नहीं, एग्जाम में जब उसकी एग्जाम होती है इंटरमीडिएट की, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव होता है, 10th क्लास की एग्जाम होती है, इवन उसकी जब कंपटीशन की जाती है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, तो इस चीज को समझ ही नहीं पाता है कि इस तरह की भी होता है कि हु, हुम और व्हिच के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं भी होता है, क्योंकि वो जानता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा हुज के साथ भी। जैसे सेंटेंस हो, किसका दोस्त, किसका दोस्त, किसका दोस्त पत्र लिखता है, किसका दोस्त पत्र लिखता है। देखिए यहाँ पे दोस्त है, हुज है, लेकिन इसके साथ इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन है, दिस इज द इंटरोगेटिव वर्ड्स, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्न वाचक वाक्य हैं। और यहाँ पे जो किसका दोस्त है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हुज, हुज फ्रेंड, हुज फ्रेंड किसका दोस्त राइट्स अ लेटर। क्या लिखेंगे, राइट्स अ लेटर। यहां पे अगर हम डज लिखते हैं तो हम लोगों का ये सेंटेंस गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहां पे नहीं लगेगा। किसका दोस्त पत्र लिखता था, हुज फ्रेंड रोट लेटर। किसका भाई मंदिर गया, हुज ब्रदर वेंट टू टेम्पल। किसका दोस्त यहां आया, हुज फ्रेंड केम हियर। तो इस तरह की जो सेंटेंसेज होगी जिसमें हुज, हु और विच ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये अक्सर करता है किसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। लेकिन
यही जब सब्जेक्ट किसी दूसरे टेंस में काम करता है तो हम यूज करते हैं। जैसे किसका दोस्त मंदिर जा रहा है, यहां भी किसका दोस्त सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वहां पे कहेंगे कि हुज फ्रेंड इज गोइंग टू टेम्पल। किसका दोस्त मंदिर जाता था, हुज फ्रेंड वेंट टू टेम्पल। किसका दोस्त यहां आया, हुज फ्रेंड केम हियर। किसका दोस्त यहां आया है, हुज फ्रेंड हैज कम हियर। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं हु, हुम, हुज और विच का। और ये चार जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, यही चार इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है। I'm frank here the number of students those who are speaking English, those are writing English, those have got a good marks in the examination, but they don't have an idea who, whom, whose or which. They know. और ये बहुत ही कमाल की चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हु, हुम, हुज और विच का यूज हम लोग कैसे करें कंपटीशन के लिए, कैसे करें स्पीकिंग के लिए। बाकी के जो पांच है, पांच तो सभी लोग जानते हैं, उसको तो सभी लोग हम लोग बचपन में ही सीखते आ रहे हैं और बचपन से सीख रहे हैं और बचपन में ही जानते हैं कि व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, व्हेयर मतलब कहां। तो इसको तो जरूरत नहीं है, इसके साथ को कोई दिक्कत नहीं है, इस पांच को तो हम जानते हैं। लेकिन आज के बाद आप समझने की कोशिश करिए कि 9 इंट्रोगेटिव वर्ड है, इस 9 इंट्रोगेटिव में हु, हुम, हुज और विच हम लोगों का अपना हो जाना चाहिए। इसका कैसे यूज करें, बाकी जो है आपको हम लास्ट में बता भी देते हैं। बाकी के जो है हाउ हो, इंट्रोगेटिव वर्ड के यूज में होते हैं व्हेन है, वेयर है, व्हाट है और वाई है। इस पांच के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जहां भी यूज होते हैं इनके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर ही लेते हैं। ये जहां भी यूज होते हैं इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर ही लेते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट मांगता है, और जैसे ये सब्जेक्ट मांगता है तो ये वर्ब मांगता है, और वर्ब कौन सा मांगता है, तो मेन वर्ब मांगता है। और मेन वर्ब का मतलब होता है कि जिस टेंस में रहेगा उस टेंस का मेन वर्ब लगाएंगे। और मेन वर्ब के 5 फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो कोई भी फॉर्म होगा ये टेंस पे डिपेंड करता है, और जो मेन वर्ब होगा तो इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो किसी के साथ है, ये 5 के साथ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 तो आप बचपन से जा रहे हो कि हाउ मतलब कैसे होता है, बचपन से जान रहे हो कि व्हेन मतलब कब होता है, बचपन से जान रहे हो कि वेयर मतलब कहाँ होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, और वाई मतलब क्यों होता है। तो इसके साथ नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब ऐसा करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं रह जाता है, ये रिलेटिव बन जाता है, जिसपे हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। केवल मैं आज बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स इनके वाचक शब्द के रूप में इनको WH वर्ड भी कहते हैं, कैसे यूज होते हैं। जैसे तुम कैसे हो, तो देखिए कैसे हो तो हाउ लिखेंगे, इसके बाद आर लिखेंगे और यू लिखेंगे, यानी कि हाउ के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। तुम क्या थे, तुम क्या थे, देखिए सेंटेंस हो कि तुम क्या थे, तुम क्या थे, तुम क्या थे, क्या करेंगे, व्हाट है, सबसे व्हाट लिखेंगे, और व्हाट लिखने के बाद क्या लिखिए, हेल्पिंग वर्ब, तब तुम क्या थे। तो इस 5 के साथ तो हमें उतना टेंशन नहीं है। 5 के साथ इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद जो टेंस रहेगा उस टेंस के बाद हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे, और इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि देयर आर 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स, बाय दिस वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, बाय दिस वी कैन फ्रेम एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। और जिस किसी को ये समझ में आ जाता है उसको फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कुछ लोगों के साथ ये प्रश्न उठता है और ये प्रश्न ये बनाते होंगे कि नहीं इंट्रोगेटिव्स तो बहुत हैं, तो इंट्रोगेटिव्स इस 9 के बाद अगर किसी का हम यूज करेंगे तो इनके बिना हम यूज नहीं कर सकते, इनको लेकर यूज करेंगे। इस 9 में से कोई ना कोई रहेगा तभी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना हो
कि कितनी बार, कितनी बार, ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। आप तो कह सकते हैं ना कि ये भी तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, कितनी बार। तो कितनी बार इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप बताइए कि 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उस 9 में से हाउ है कि नहीं? तो बिना हाउ का ही बनेगा। जब लिखेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, तभी तो इसका हिंदी बनेगा कितनी बार। तो हाउ को लिया कि नहीं लिया? अगर आपसे कोई कहता है कि कितने बजे, कितने बजे, ये भी तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, हिंदी में इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इसको अगर हमको बनाना होगा कितने बजे, तो हम इस 9 इंट्रोगेटिव वर्ड से उसमें से लेंगे कि नहीं लेंगे? बिना अगर एट नहीं लिखेंगे, एट व्हाट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो हम कैसे यूज करेंगे? एट व्हाट टाइम। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स में, जो आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं करेंगे नहीं, 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं है, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। नो, आई एम टेलिंग कि देयर आर ओनली 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स, और इस 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद अगर किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स को अगर हम यूज करते हैं, तो इस 9 का कहीं ना कहीं यूज होगा, बिना उसके हम बना नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना हो कब तक, तो कब तक भी तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, कब तक। तो इस कब तक के लिए क्या यूज करेंगे? हाउ। बिना हाउ को कैसे यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का तो यूज करेंगे। कितना पानी, अगर हमको कहना हो कि कितना पानी, कितना पानी, तो कितना पानी अगर कहना होगा तो हम क्या करेंगे? बिना हाउ का थोड़ी होगा, हम तो हाउ लेंगे, और हाउ का मच का यूज करेंगे, यानी कि हाउ का तो यूज किए, और हाउ मच वाटर, कितना पानी, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल। तो बिना इंट्रोगेटिव, नाउन इंट्रोगेटिव के हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी इंग्लिश बोलता, whoever want to speak English, please must share this video. Thank you.